एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द वायर, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा बच्चों। ठीक है, देखो इसमें मैं केस बना रहा हूँ। इसमें पहला जो केस बोल रहा हूँ ये है कि लेंथ चेंज हो रहा है। इस केस में अपन देखें बच्चों तो देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। मान लो दो कंडक्टर है तो A1 L1 इज इक्वल टू A1 L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2 रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो देखो अगर जो केस 1 डील करने जा रहा हूँ वो है चेंज इन लेंथ। अगर लेंथ में चेंज दिया हो तो कैसे अपन निकालेंगे। देखो अपन लिखे थे कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अपने को क्या करना है, लेंथ में चेंज को दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी तरीके से इसको वॉल्यूम बना दूंगा। मैं क्या किया, किसी भी तरीके से इसको वॉल्यूम बना दिया। तो देखो रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वॉल्यूम हो जाएगा। और अपने को पता है कि किसी भी कंडक्टर के लिए रो जो होगा वो कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये टर्म कांस्टेंट है तो अपन लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर का मतलब हुआ कि अगर बच्चों लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। क्या होगी, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ बढ़ाते हो बच्चों, लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर बच्चों लेंथ घटाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। अब किस रेट से घटेगी, देखो ये ऐसा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। देखो अगर मैं यहाँ नोट में लिखूं कि L जो है, L का चेंज जो है, L में चेंज जो है प्रतिशत चेंज इन परसेंटेज चेंज इन L इज लेस देन 5%। अगर 5% से कम L में चेंज है बच्चों तो अपन बाइनोमियल के थ्रू जा सकते हैं। मतलब परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन इतना इज इक्वल टू एल स्क्वायर है 2 टाइम्स डेल एल बाई एल। अगर अपन इसको प्रतिशत चेंज में निकालें परसेंटेज चेंज तो 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एल आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस साइन आ रहा है, मतलब अगर आप अगर एल बढ़ाते हो तो आर बढ़ रहा होगा, एल घटाओगे तो आर घट रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर मान लो कि आप ऐसा करते हो कि लेंथ को चेंज करके n टाइम्स एल कर देते हो। एक सवाल है, देखो कोई कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, R डैश कर देते हो और लेंथ को जो है NL कर देते हो तो R डैश की वैल्यू कितनी आ रही होगी, ये सवाल है। देखो अपने को पता है कि जो R डैश बाई R होगा वो L डैश बाई L का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो R डैश बाई R की वैल्यू, L डैश की वैल्यू कितना है, NL डिवाइडेड बाई L का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n स्क्वायर आ रहा होगा। तो R डैश की वैल्यू जो आएगी वो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर टाइम्स R आ रही होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर अपन ने यहाँ नोट देखें तो नोट में याद रखना, जो पहला नोट है वो है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अपन लिखे थे कि परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये लिखा था मैंने। ये तब वैलिड है जब L में जो चेंज होगा वो 5% से
कम हो बच्चों। यहाँ देखो दिक्कत, अगर 5% से ज्यादा चेंज है उसको कैसे करेंगे? अगर 5% से ज्यादा चेंज है तो याद रखना, when change in L is greater than 5%, इस केस में जो परसेंटेज चेंज इन आर आएगा बच्चों, जिसे मैं मान लेता हूं कि x% इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5%, x की जगह पे कोई भी वैल्यू गिवन होगा जो कि 5% से ज्यादा होगा बच्चों। तो इस केस में जो परसेंटेज चेंज इन आर आएगा वो आएगा 1 प्लस एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। इसको इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल दे देता हूं कि अगर मैं एल को 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो परसेंटेज चेंज इन आर कितना आ रहा होगा? ये अपने से सवाल छोटा सा पूछ लिया है। तो देखो, अगर इस सवाल को अपन सॉल्व करें तो परसेंटेज चेंज इन आर, ऊपर फॉर्मूला है 1 प्लस x% की जगह 10 बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। तो देखो परसेंटेज चेंज निकालते हो तो ये आ रहा होगा 121 डिवाइड बाई 100 माइनस 1 इंटू 100%। इसको अगर निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो देखना 21% आ रहा होगा। तो अगर आप लेंथ को 10% बढ़ाते हो तो देखो आर भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा, तो ये बढ़ रहा होगा। ठीक है, मतलब एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, एल घटेगा तो आर घटेगा। देखो कुछ सवाल कर लेते हैं इसी पे कि अगर सवाल ऐसा है, परसेंटेज चेंज इन आर व्हेन, आपको बताना है कि परसेंटेज चेंज इन आर क्या आएगा जब एल को अपन इंक्रीज कर दें 2%। पहला सवाल। दूसरा, एल को जो है वो अपन क्या कर रहे हैं, इस बार डिक्रीज कर रहे हैं 2.5%। तब आपको बताना है कि परसेंटेज चेंज इन आर कितना आ रहा होगा। एल को जो है बच्चों 100% इंक्रीज कर दिए। जो डी नंबर सवाल है वो है एल को 10% इंक्रीज कर दिए। इसका तो सॉल्यूशन अपन देख चुके हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन आर आएगा वो आएगा 21% इंक्रीमेंट के साथ। बाकी का देखते हैं बच्चों। अगर बाकी का सॉल्यूशन देखोगे तो देखो जो ए नंबर सॉल्यूशन है वो 2% है, और 2% अपने को पता है कि 5% से कम है, तो परसेंटेज चेंज आर इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एल। ठीक है, ये इतना प्रतिशत आ रहा होगा, चूंकि एल बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा होगा, तो ये आ रहा होगा 4% इंक्रीज हो गया होगा। अगर आप दूसरे का देखते हो तो 2.5% जो 5% से कम है, तो परसेंटेज चेंज इन आर आ रहा होगा कितना प्रतिशत, ये कम आ रहा होगा 5% डिक्रीमेंट। जो सी नंबर सॉल्यूशन देखोगे 100%, तो 100% जो 5% से ग्रेटर है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो परसेंटेज चेंज इन आर जो आ रहा होगा 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, तो 300% जो आ रहा होगा ये बढ़ रहा हो, क्योंकि एल बढ़ रहा है। तो ये था सॉल्यूशन बच्चों कि अगर परसेंटेज चेंज जो एल में है वो 5% से कम है तब कैसे सॉल्व करेंगे, और 5% से ज़्यादा है तब इसका सॉल्यूशन जो है कैसे करेंगे। तो ये छोटा सा फॉर्मूला था, इसको आप ध्यान रखना और सवाल आसानी से बन जाएगा। देखो अब जो अपन केस डील करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस
ऑफ कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करते हैं, जैसे मान लो ये अपना कंडक्टर है, अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करते हैं बच्चों, इसकी रेडियस r है, ठीक है, और इसका डायामीटर जो है वो d है, इसका लेंथ जो है l है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो देखो अपने को पता है कि r इज इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए। इस बार चेंज किस में दिखाना है, एरिया में, तो एरिया को रखोगे, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बनेगा रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो रो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आर जो होगा वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, याद होगा। और अपने को पता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आ रहा होगा, इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ जैसे ही पुट करोगे तो ये जो आ रहा होगा 1 अपॉन एरिया का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4 आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करूंगा तो आर का पावर 4 आ रहा होगा। इसमें स्मॉल आर लिख लो, क्योंकि कैपिटल आर को मैंने क्या दिखाया बच्चों, रेजिस्टेंस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होगा 1 अपॉन डायमीटर का पावर 4। तो ये रिलेशन आ रहा होगा, क्या रिलेशन आ रहा होगा बच्चों, ऐसा रिलेशन आ रहा होगा। तो अपन देख रहे हैं कि जो इस बार रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आर और डी आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एरिया, रेडियस और डायमीटर बढ़ाते हो, आर जो है वो कम आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर एरिया, रेडियस और डायमीटर घटाते हो तो जो आर होगा वो बढ़ रहा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर यहाँ नोट देखें, अगर नोट लिखें बच्चों, तो जो पहला नोट है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन ए इज लेस देन 5%। तो इस केस में अपन देखें तो परसेंटेज चेंज इन जो आर आ रहा होगा बच्चों, वो आ रहा होगा -2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एरिया, ये आ रहा होगा। मतलब परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू -2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एरिया। यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ माइनस साइन ये बता रहा है बच्चों कि यहाँ जो माइनस साइन बता रहा है ये बता रहा है कि आर बढ़ेगा जब एरिया क्या होगा, घट रहा होगा। एरिया बढ़ रहा होगा तो आर घट रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव साइन डिक्रीमेंट बता रहा है। सिमिलरली अगर अपन बात करें बच्चों कि परसेंटेज चेंज इन रेडियस इज लेस देन 5%, तो इस केस में याद रखना जो परसेंटेज चेंज इन आर आएगा वो -4 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन आर आ रहा होगा। परसेंटेज चेंज इन रेडियस लिख लो, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो ये है माइनस साइन का मतलब तो समझा दिया। चलो अगर अपन अगली बात देखें तो अगर परसेंटेज चेंज इन डायमीटर जो है वो लेस देन 5% है, तो इस केस में बच्चों जो परसेंटेज चेंज इन आर आ रहा होगा वो आ रहा होगा -4 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन डायमीटर, क्या आ रहा होगा, डायमीटर में चेंज। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अगर छोटा सा सवाल देखें तो सवाल ऐसा है, सवाल फ्रेम किया जा सकता है कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन आर व्हेन। जो पहला है बच्चों उसमें अपन क्या कर रहे हैं, एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 3.5%।
जो बी नंबर सवाल है बच्चों वो ये है कि इस बार एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं अपन बाय 1.5%। जो सी नंबर सवाल है बच्चों वो है कि रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं 2% से। जो डी नंबर सवाल है बच्चों डायमीटर को डिक्रीज कर रहे हैं बाय 2%। देखो अगर इसका अपन सॉल्यूशन करें तो अपने को पता है कि एरिया बढ़ रहा होगा तो परसेंटेज आर जो है घट रहा होगा, क्योंकि इनवर्स रेशियो है। एरिया अगर तो परसेंटेज चेंज जो है बढ़ रहा होगा, ये बात पता। आप कितना परसेंट से बढ़ रहा है उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आर बढ़ रहा है तो परसेंटेज चेंज जो होगा इन आर ये घट रहा होगा। सिमिलरली अगर डी घट रहा है बच्चों तो परसेंटेज चेंज इन आर जो है वो बढ़ रहा होगा। ये बात अपने को पता है क्योंकि इनवर्स रेशियो आया था। देखो जो ए नंबर सवाल है कि अपने को पता है कि परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू -2 टाइम्स, तो माइनस साइन का मतलब घट गया, ठीक है। तो देखो 2 टाइम्स इतना, तो ये होगा 7% से ये एरिया इंक्रीज किया तो माइनस साइन का मतलब घट गया। देखो बी का मतलब एरिया को घटा रहे हैं तो परसेंटेज चेंज इन आर जो है बढ़ रहा होगा, वो कितना आ रहा होगा एरिया को, तो 2 टाइम्स 1.5%, तो ये देखो 3% से बढ़ गया होगा। तो सी नंबर केस होगा बच्चों, आर बढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज चेंज इन आर जो होगा 4 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन रेडियस से घट जाएगा, तो 8% से घट गया होगा बच्चों। सिमिलरली अगर डी नंबर केस देखें तो देखो ये 2% से घट रहा है ना, तो परसेंटेज चेंज इन आर जो होगा वो 4 इंटू 2% से बढ़ गया होगा, मतलब 8% से ये बढ़ गया होगा। तो ये है सॉल्यूशन बच्चों, जब रेडियस, ठीक है, एरिया और डायमीटर ऑफ कंडक्टर जो है वेरी कर रहा होगा तब। अब अपन बात करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट करता है। देखो अपन जो बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है बच्चों वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है उसको अपन देखेंगे। देखो अपन जानते हैं कि रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। सिमिलरली ये रो क्या है, रो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर जो है बच्चों वो आर नॉट 1 प्लस माइनस अल्फा डेल्टा टी होता है। ये बात अपने को पता है। जहाँ पे आर क्या है बच्चों, आर जो है वो है रेजिस्टेंस। क्या बच्चों, ये है रेजिस्टेंस। तो ये कैसे डिपेंडेंट है ये अपन देखेंगे। देखो अगर अपन बात करें तो अपने को पता है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है बच्चों, याद रखना, जो अल्फा होता है ये पॉजिटिव होता है फॉर कंडक्टर्स। जो अल्फा होता है बच्चों इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, किसके लिए, फॉर सेमी कंडक्टर्स। तो इस फॉर्मूले को अगर फॉर कंडक्टर लिखें, अगर फॉर कंडक्टर लिखते हो तो ये जो फॉर्मूला आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, यहाँ से क्या पता चला है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रो बढ़ रहा होगा। सिमिलरली इसको लिख सकते आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आर की वैल्यू बढ़ रही होगी। ये है कंडक्टर का केस। अगर अपन सेमी कंडक्टर देखें बच्चों तो सेमी कंडक्टर में देख लो, किसी एक्सप्रेशन को अगर सेमी कंडक्टर के लिए लिखते हो तो देखो क्या लिखोगे। अगर फॉर सेमी कंडक्टर लिखते हो तो रो कैन बी रिटन लाइक दैट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली आर कैन बी रिटन एज आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ये लिख सकते हो, सेमी कंडक्टर का केस है। देखो यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ जो अल्फा है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टिविटी। इसका जो यूनिट होता है बच्चों, ये याद रखना, इसकी जो यूनिट होती है वो है डिग्री सेल्सियस इनवर्स या डिग्री केल्विन इनवर्स। ये जो आर है बच्चों यहाँ, ये है ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस। क्या है? ऑब्जर्व्ड रेजिस्टेंस और पर्टिकुलर टेम्परेचर। आर नॉट है, वो है टेम्परेचर, सॉरी रेजिस्टेंस। ये जो है बच्चों वो रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर लिख लो, ठीक है, रेफरेंस टेम्परेचर। याद रखना बाय डिफॉल्ट अपन जो रेफरेंस टेम्परेचर लिखते हैं वो 0 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, वो 0 डिग्री लिखते हैं। अगर ना दिया हो तब बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान के चलते हैं, अगर ना दिया हो बच्चों तो लिख के चलते हैं 0 डिग्री। जैसे एक सवाल है, छोटा सा सवाल ऐसा है कि R1 की वैल्यू जो है वो 6 ओम है एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरा कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू है 5 ओम, लेकिन इस बार जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। आपको बताना है कि रेजिस्टेंस जो है एट 0 डिग्री कितना आ रहा होगा। देखो बच्चों, तो रेफरेंस टेम्परेचर को मैं 0 मानता हूँ। क्या मान रहा हूँ? रेफरेंस टेम्परेचर को। तो दोनों के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर लूँगा। तो दोनों के लिए फॉर्मूला यूज करूँ। पहला कंडक्टर के लिए लिखते हो तो देखो लिखोगे 6 इज इक्वल टू, ठीक है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0, ये लिखोगे, ये इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 6 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फा आ रहा होगा। सिमिलरली दूसरा कंडक्टर के लिए लिखते हो तो 5 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 50 आ रहा होगा, ये आ रहा होगा ना। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 50 अल्फा आ रहा होगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करते हो तो 6/5 की जो वैल्यू आ रही होगी 1 प्लस 100 अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस 50 अल्फा आ रहा होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये देखो कुछ ऐसे आ रहा होगा। अगर इसको लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी ये 1/200 यूनिट्स आ रही होगी। तो देखो अगर जैसे ही अपने को अल्फा पता चल जाएगा बच्चों, जैसे ही अपने को अल्फा पता चल रहा है तो अपन किसी भी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू डाल के आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से मैंने माना है आर नॉट। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन में डालता हूँ तो 6 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 200, ये आ रहा होगा। चलो यहाँ से अगर सॉल्व करें बच्चों तो 1 प्लस 1/2 आ रहा होगा, आर नॉट इंटू ये होगा 3/2 इक्वल टू 6। तो ये देखो जो आर नॉट की वैल्यू आ रही होगी वो 4 ओम आ रही होगी, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये आर नॉट की वैल्यू है कहाँ पे बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस पे। चलो कुछ नोट लिखते हैं। नोट में लिख लो कि अपने को पता है बच्चों कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है मेटल्स के लिए। अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए या कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होती है। तो अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। जैसे डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा तो आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी जो होगा ये भी पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा बच्चों तो आर की जो वैल्यू होगी वो बढ़ रही होगी। क्या हो रही होगी? आर की वैल्यू बढ़ रही होगी। सिमिलरली रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, रो भी बढ़ रहा होगा। ये बात अपने को पहले भी पता था। देखो
अगर इस केस में एक ग्राफ बना है रो वर्सेस टेम्परेचर का, तो ये देखो कैसे बन रहा होगा जब ये मेटल का केस होगा। तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कर्व जो है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है बच्चों, कैसे बन रहा होगा, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो होगा ये हो जाएगा 0 डिग्री, तो यह -270 डिग्री, ठीक है। 270 पॉइंट समथिंग होता है ना, 273 लिख लो बच्चों, 273 डिग्री के लिए ये माइनस में आ रहा होगा। देखो सिमिलरली बच्चों, अगर अल्फा का वेरिएशन सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो सेमीकंडक्टर में अपने को पता है कि क्या होता है। अगर मैं दूसरा नोट लिखूं अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर, अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर देखोगे तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा जो होता है नेगेटिव होता है। जैसे ही नेगेटिव होगा तो डेल अल्फा, ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। तो अगर इस केस में टेम्परेचर बढ़ाते हो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रो भी घट रहा होगा, और जैसे ही रो घट रहा होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ रही होगी बच्चों, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा और कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही होगी। ये बात अपने को पता है। तो देखो अगर, और सेमीकंडक्टर में अपन जो बेसिकली लेते हैं वो लेते हैं जर्मेनियम, यहाँ लिख लो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, क्या रखना, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन दे दे तो आपको घबराना नहीं होगा बच्चों। देखो अगर इस केस में ग्राफ बनाओगे तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी कर्व ड्रॉ करोगे तो अगर टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी कर्व ड्रॉ करते हो तो देखो कैसा मिल रहा होगा, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कर्व ऐसे मिल रहा होगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा होगा। देखो अगर यहाँ तीसरा नोट देखें बच्चों, जो अल्फा होता है वो 0 होता है एल वाई के लिए। मतलब अगर अल्फा 0 होगा बच्चों तो टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, जो रो एंड आर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। यही रीजन है कि अपन एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो है एल वाई यूज करते हैं, एल वाई यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन के दौरान रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी होती है वो चेंज नहीं होती है, जो वायर अपन यूज करते हैं। जैसे इसमें जो होता है वो होता है मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन यूज करते हैं, यूरेका होता है बच्चों, ठीक है, और कॉन्सेंटन, ये सब अपन यूज करते हैं। देखो अगर अपन चौथा केस लें सुपर कंडक्टर का, क्या ले रहे हैं, सुपर कंडक्टर का। देखो कोई भी जो कंडक्टर है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद सुपर कंडक्टर ऐसा बिहेव करता है। देखो अगर अपन सुपर कंडक्टर का बात करें तो फॉर सुपर कंडक्टर्स जो रेजिस्टिविटी कर्व होती है बच्चों टेम्परेचर का, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि क्रिटिकल होता है वो ऐसे होता है। को दिक्कत ये है T इज लेस देन Tc और ये रीजन है T इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जो है उसका रो का जो वेरिएशन होता है बच्चों वो इस तरीके से होता है। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं अल्फा इक्विवेलेंट की। तो अगला सब टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा इक्विवेलेंट। इसमें जो पहला केस है वो अपन ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्या ले रहे हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का। दो रेजिस्टेंस है, देखो ये अल्फा 1 इसमें है, इसमें अल्फा 2, इसमें देखो ये R1 है, ये R2 है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ एक R इक्विवेलेंट लेता हूँ और यहाँ R अल्फा इक्विवेलेंट है,
देखो आर इक्वलेंट की वैल्यू तो अपने को पता है, आर इक्वलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 आ रहा होगा। तो इस केस में जब अल्फा इक्वलेंट निकालोगे तो देखो जो यहाँ अल्फा इक्वलेंट आता है बच्चों, वो आता है अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और यहाँ जो आर इक्वलेंट आता है बच्चों सीरीज में, वो आता है R1 प्लस R2। बस ये चीज़ अपने को याद रखना होगा। देखो सिमिलरली अगर अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों जो अल्फा इक्वलेंट की वैल्यू आती है, इसको आसानी से अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। देखो अगर बी नंबर देखें तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो ऐसा होगा, ये R1 अल्फा 1 R2 और अल्फा 2। इसका अगर कॉम्बिनेशन निकालते हो तो मान लो ये आर इक्वलेंट आ रहा है, ये अल्फा इक्वलेंट आ रहा है। तो आर इक्वलेंट अपन बाद में देखेंगे, अब याद रखना ये इतना आएगा। अल्फा इक्वलेंट आप निकालोगे तो याद रखना इस केस में जो अल्फा इक्वलेंट आता है बच्चों, वो अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये अल्फा इक्वलेंट आता है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो। देखो यहाँ नोट लिखते हैं, अगर मान लो किसी कॉम्बिनेशन का जो अल्फा इक्वलेंट है वो 0 है, अगर अल्फा इक्वलेंट कॉम्बिनेशन का डिपेंड टेम्परेचर पे नहीं कर रहा है, तब क्या होगा नोट में याद रखना। तो पहला है इफ कॉम्बिनेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। अगर कॉम्बिनेशन जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है बच्चों, तो याद रखना इस केस में जो अल्फा इक्वलेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अगर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन लें, इसमें सब केस लेते हैं, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लोगे बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन लोगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी माइनस अल्फा 2 बाई अल्फा 1। माइनस साइन का मतलब हुआ बच्चों कि ये माइनस साइन है, ये बता रहा है कि अल्फा एंड अल्फा 2 हैविंग अपोजिट साइन। क्या है? इनका अपोजिट साइन होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पैरेलल केस लेते हो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हो बच्चों, तो जो R1 और R2 की वैल्यू होगी वो माइनस अल्फा 1 डिवाइड बाई अल्फा 2 के बराबर आएगा। अगर ऐसा केस मिलता है मतलब वो कॉम्बिनेशन जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं एक सर्किट एलिमेंट रेजिस्टर्स की। क्या बात करने जा रहे हैं? एक सर्किट एलिमेंट है जिसको अपन बोलते हैं रेजिस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टर। इसको अपन R से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है बच्चों, ये ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हिंड्रेंस। ठीक है, हिंड्रेंस। तो देखो अगर आप कोई पूछता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टर, तो रेजिस्टर जो है सर्किट का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि करंट के फ्लो का अपोज कराता है, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट में। दिस कंपोनेंट provides resistance in the circuit। ये सर्किट में क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना का मतलब हुआ अपोजिंग फ्लो ऑफ करंट। अपोजिंग फ्लो ऑफ करंट। अपोजिंग फ्लो ऑफ करंट बच्चों, ये करंट के फ्लो में अपोज करता है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो ये तो फिक्स सिंबल है। अगर इसका सिंबल लिखोगे बच्चों तो याद रखना
इसके दो सिंबल होते हैं। एक सिंबल तो कहीं कहीं आपको ऐसे दिखेगा, तो ये जो है ये फिक्स रजिस्टर है। क्या है? ये है फिक्स्ड रजिस्टर। क्या बच्चों? इसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड रजिस्टर। कहीं कहीं आपको ऐसा सिंबल दिखेगा, इसका मतलब होता है वेरिएबल रजिस्टर। क्या है? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर को कहीं अपन रियोस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस is known as rheostat. Rheostat is responsible for controlling the current in the circuit. Rheostat का यूज जो करते हैं वो सर्किट करंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखो इसके टाइप्स की बात करें, रजिस्टर्स की टाइप्स की बात करें बच्चों, तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला वायर बॉन्ड रजिस्टर, जो कि अपन जनरली यूज करते हैं। जो दूसरा होता है बच्चों वो होता है कार्बन रजिस्टर। क्या होता है? कार्बन रजिस्टर, जिसका यूज अपन लैब्स में करते हैं। इसका यूज अपन लैब्स में करते हैं। इसमें होता क्या है, ये देखो, इसमें इस रजिस्टर में कई सारे स्ट्रिप्स बने रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ एक स्ट्रिप बना है, एक इसमें 4 स्ट्रिप रहता है, 2, 3 और 4 स्ट्रिप। ये है कार्बन रजिस्टर। ये जो पहला 2 रजिस्टर है अपन आगे बात करेंगे, ये नंबर्स बताता है। जो ये है ये होता है जो थर्ड, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये फोर्थ जो होता है बच्चों, जो फोर्थ, और ये सब अलग अलग कलर होते हैं। देखो, ठीक है, तो अलग अलग कलर के होते हैं और हर एक कलर की एक पर्टिकुलर मल्टीप्लायर वैल्यू होती है। ठीक है, डिजिटल वैल्यू होती है। तो याद रखना, ये जो होता है जो लास्ट वाला, ये टॉलरेंस बताता है। क्या बताता है? टॉलरेंस। और ये जो स्ट्रिप होता है वो मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है? मल्टीप्लायर। और ये जो पहला होता है ये नंबर बताते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर बताते हैं। तो बच्चों अब अपन बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। जो अगला टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें जो अपन डील करेंगे वो जो पहला होगा वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। जो दूसरा केस होगा बच्चों वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले अपन पहला केस देखने जा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो मैं मानता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2 और R1। देखो इसके अक्रॉस V1 है, ये V2 है और ये V1 है। तो देखो अपन इस केस में इस सर्किट को हटा करके छोटा सा लिख सकते हैं। यहाँ मैं R इक्विवेलेंट लगाऊंगा और यहाँ एक वोल्टेज लगाऊंगा। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो अपन यहाँ देखें तो V को अपन लिख सकते हैं, V को अपन लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस 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 Vn। तो V को अपन लिख सकते हैं R इंटू आई इक्वलेंट, नीचे वाले सर्किट के हेल्प से I इंटू R1, I प्लस R2 प्लस प्लस I इंटू Rn। यहाँ से I जो है कॉमन है, ये कैंसिल हो रहा है। तो R इक्वलेंट की जो वैल्यू है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम आ रहा है। ये ऐसा आ रहा है। यहाँ अगर अपन नोट में देखें बच्चों, अगर यहाँ नोट लिखे तो अपने को ये दिख रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है I की वैल्यू सेम है, लेकिन V जो है वो डिफरेंट होगा जब बच्चों R की वैल्यू डिफरेंट हो। पोटेंशियल की वैल्यू जो होगा सेम होगा जब बच्चों R की वैल्यू सेम होगा तब। ये बात अपने को यहाँ बात चले। देखो
सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा आता है, पहली बात। तो देखो, तो जो इस केस में आर इक्विवेलेंट निकलेगा बच्चों, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का उससे भी बड़ा आ रहा होगा। सिमिलरली अगर अपन तीसरा बात करें बच्चों, तो इस केस में वोल्टेज जो है अलग अलग है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। अपन लिखे हैं तो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, और अपने को ये बात पता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट होगा। इसमें अगर मैं I को रिप्लेस करूं तो देखो V बाई आर इक्विवेलेंट आ रहा होगा, तो V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V आ रहा होगा। तो देखो V1, सिमिलरली V2 को लिखूंगा तो R2 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इंटू V आ रहा होगा। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है ये बच्चों कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को डिवाइड करना है तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 अप टू Vn इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3 अप टू रेशियो Rn। ये बात मेरे को यहाँ से पता चल रहा है। मतलब अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, और V2 को लिख देंगे R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तब बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर फॉर n आइडेंटिकल, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो देखो जो अगला पार्ट है वो है फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस और उनकी वैल्यू R है। तो जो इस केस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, जो बच्चों R इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो NR आ रहा होगा ना, R इक्विवेलेंट जो है NR होगा। लेकिन इस केस में I तो सेम होगा, हर एक के क्रॉस जो वोल्टेज होगा बच्चों वो V बाई एन आ रहा होगा, इक्वल डिवाइड हो गया होगा। याद करिएगा। अब जो दूसरा बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ रजिस्टर लगाता हूँ और एक यहाँ रजिस्टर लगाता हूँ और इसको एक बैटरी V से जोड़ देता हूँ। ये Rn है, ये R2 है और ये R1 है। इससे मान लो कि I करंट आया तो इसमें I1 गया होगा, इसमें I2 गया होगा, इसमें In गया होगा। अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट में बदलूं तो मेरे को ऐसा मिल रहा होगा, ये R इक्विवेलेंट मिल रहा होगा और ये V मिल रहा होगा और इससे I फ्लो हो रहा होगा। क्या तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ अगर देखोगे तो आपको ये बात पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ I का जो है समीशन हो रहा है। तो I कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 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 IN। इस सर्किट से I को आप लिख सकते हो V बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से लिख रहा हूँ, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 प्लस 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 V बाई Rn। यहाँ से V कैंसिल हो रहा है तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 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 1 अपॉन Rn। ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर नोट लिखें पहला, फॉर टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस मान लो ऐसे पैरेलल में जुड़े हुए हैं R1 और R2, तो याद रखना फॉर टू रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट आएगा बच्चों वो आएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दिस इज द रेजिस्टेंस वैल्यू
इन केस ऑफ टू रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर यहाँ नोट करें बच्चों तो वोल्टेज जो है हर एक एलिमेंट के क्रॉस सेम है, तो आप कैसे पता करोगे कोई भी एलिमेंट पैरेलल में है? तो मैं कैपेसिटर के केस में बता चुका था कि जो एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम है तो वो पैरेलल में होगा। तो देखो अगर दूसरा नोट लिखते हो तो यहाँ जो है हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम है। आई जो है वो डिफरेंट होगा, करंट जो है डिफरेंट होगा इफ आर इज डिफरेंट। अगर आर क्या हो बच्चों, आर डिफरेंट हो, जो हर एक एलिमेंट के क्रॉस करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम होगा बच्चों जब आर की वैल्यू सेम रही होगी। चलो अगर मैं तीसरा नोट की बात करूं तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है हर एक एलिमेंट के क्रॉस सेम है, तो जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। अगर करंट लिखें तो I1 इज इक्वल टू V1 बाई R1, और I को लिखें बच्चों तो V बाई R इक्वलेंट लिखूंगा। तो V को जैसे यहाँ से रिप्लेस करोगे V इज इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट, तो I1 की जो वैल्यू आएगी बच्चों ये आ रहा होगा R इक्वलेंट डिवाइड बाई R1 इंटू I। जो टोटल करंट है बच्चों वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा, मतलब I1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस प्लस RN डिवाइड बाई R1 इंटू I। तो यहाँ से अपने को ये बात पता चल रहा है कि जो करंट का डिवीजन है बच्चों वो इनवर्स रेशियो में हो रहा है। तो करंट का जो डिवीजन हो रहा है वो इनवर्स रेशियो ऑफ R में हो रहा है। मतलब अगर I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो IN निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 1/RN। ठीक है, मान लो कि अगर दो रेजिस्टर्स हैं ऐसे लगे हुए हैं, दो रेजिस्टर्स, और यहाँ से कोई करंट आई आ रहा है, आई करंट के सोर्स आ रहा है, इसमें मानते हैं I1 जा रहा है और इसमें मानते हैं I2 जा रहा है, और ये R1 है ये R2 है। तो इनवर्स रेशियो का मतलब ये हुआ कि जब मैं I1 देखूंगा बच्चों तो ऊपर R2 लिखूंगा डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। टोटल करंट का कितना पार्ट चला गया। सिमिलरली अगर मैं I2 निकालूंगा तो I2 जिस रेजिस्टर से फ्लो के जा रहा है उसको ऊपर नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो ये पार्ट हो जाएगा टोटल करंट का। दिस इज द इनवर्स रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर इसी तरह अगर आप देखते हो फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, अगर मान लो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो जो अगला पॉइंट है वो लिख लो, फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू R, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो R इक्विवेलेंट आ रहा होगा याद रखना वो R बाई N आ रहा होगा। V तो सेम ही रहा होगा, वोल्टेज तो सबके क्रॉस सेम रहा होगा, सब एलिमेंट के क्रॉस। जो करंट होगा बच्चों हर एक एलिमेंट के क्रॉस वो जो होगा I बाई N आ रहा होगा। जितना करंट फ्लो हो रहा होगा और जितना रेजिस्टेंस होगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे।